और कर्पूरी ठाकुर जाते हैं और कहते हैं कि मैं मैट्रिक पास कर गया, तो सामने से आवाज आती है, चला मैट्रिक पास गया, आवा गोड़ दबावा, पैर दबाओ। वो एहसास कराया जाता है कि आप कहां हैं और कहां आपको रखना है। जगदेव बाबू के साथ भी ये सारा संघर्ष। पिछले दिनों 2 खबरें आई हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, मैं गलत हूं तो कृपया मुझे संशोधित करिएगा। पहली खबर कि ये विश्वविद्यालय फिर से बहुत सारे लोगों के न चाहते हुए भी देश का टॉप यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, यानी सबसे नंबर 1। और दूसरी खबर यह आई कि जेएनयू के ऊपर इतना लोन हो गया है कि कुछ जमीन वमीन बेचने की बात चल रही है। एम आई राइट? सही है कि नहीं? तो भाई, देश का केंद्रीय विश्वविद्यालय लोन किससे ले रहा है और क्यों ले रहा है? सरकार जिस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए पैसा देती है और वो देश का सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय है, तो उसके ऊपर इतना लोन। और अब जमीन, असली लड़ाई तो जमीन की है, और उस जमीन की लड़ाई की वजह से आज हम जिस वैचारिक पुरखे को याद करने आए हैं, उसने भी यही कहा था, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो विश्वविद्यालय में खड़े होकर एक बात हमेशा कहते हैं कि ज्ञान पाने और कुछ बनने या होने का कोई मंजिल या अंतिम पड़ाव नहीं होता, वो एक यात्रा है, वो अनवरत जारी रहती है। तो यहां भी आए हैं तो कुछ सीखने और लगातार सीखते हुए बेहतर करने के लिए। बहुत शुक्रिया समाजवादी छात्र सभा का, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया और जेएनयू में ये कार्यक्रम हो रहा है, यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तमाम विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए भी अभी इतना बचा हुआ है कि वहां बाबू जगदेव प्रसाद पे बात हो जा रही है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और छात्र सभा के सभी लोगों का, जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी समाजवादी मिजाज के लोग हैं, क्योंकि विचार कई बार संगठन के दायरे से बहुत बाहर तक भी होता है, लेकिन संगठन उन्हें एक मौका देता है, संगठन एक जरिया, एक प्लेटफॉर्म देता है, और उसके जरिए यहां पर जितने भी लोग हैं, मैं उम्मीद करता हूं और ये मेरा यकीन है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का अपना एक इतिहास है कि संगठनों के बाहर के लोग भी यहां हैं, उन सब का भी स्वागत। और आज हमारे बीच में 2 हमारे साथियों ने अपनी बात रखी। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी, उन्होंने अपनी बात जब रखी तो मैं उनसे इसलिए भी प्रभावित होता हूं कि एक वैचारिक रिश्ता है, एक विचारधारा का रिश्ता है। आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव में इस बार चूंकि उत्तर प्रदेश से लेकर के देश भर में नैरेटिव तो एक ही बना था, संविधान बचाना और संविधान बदलना। भले ही बदलने वाले लोग ये कहते रहे कि नहीं नहीं, बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएं तो संविधान को नहीं बदल सकते। भाई, बाबा साहब क्यों बदलेंगे, उन्होंने तो बनाया था। बदलने वाले कौन है, ये बात छिपाई जा रही थी और उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। उस वक्त ये तय करना जरूरी था कि आप बदलने वालों के साथ खड़े हैं कि बचाने वालों के साथ खड़े हैं। और उन बचाने वालों के साथ जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, और डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की जो पृष्ठभूमि है, और वो पृष्ठभूमि ऐसे ही है, एक सामान्य पृष्ठभूमि से उठ करके अपने संघर्षों से इसी कलम और किताब के दम पर, भारत के संविधान और मंडल कमीशन के दम पर, एक एशिया के सबसे बड़े कैंसर सर्जन के रूप में आपकी ख्याति है। सबसे कम वक्त में सबसे तेज कैंसर की सर्जरी करने वाले डॉक्टर के रूप में आपको पहचाना जाता है। और उससे भी बड़ी बात, डॉक्टर बहुत सारे हैं। डॉक्टर साहब, जहां आप बैठे हैं यहां समाज के भी डॉक्टर बहुत सारे लोग हैं, सारे अधिकांश लोग डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं, डॉक्टर बनने की कोशिश में है, लेकिन इनकी दवाई अलग है जो हम लोगों की है। मैं जब पीएचडी पूरी हो गई तो मेरी नानी की तरफ से बहुत बुजुर्ग थी, नानी ही लगती थी पद में, उन्होंने कहा चल अब तू डॉक्टर बन गई, आप बाहर से दवाई ना लेवा तो पड़ी। तो हमने उनसे कहा नहीं, वो वाली दवाई तो अभी भी वही डॉक्टर देगा।
हम लोग दूसरे डॉक्टर हैं समाज विज्ञान और तमाम दूसरे अनुशासनों के। और मैं जब फर्रुखाबाद गया तो मुझे पता चला कि डॉक्टर होना एक बात है, आप अपनी काबिलियत से बने जाएं डॉक्टर वो एक बात है, लेकिन विचारिक व्यक्ति जो होता है, जिसका समाज से एक रिश्ता होता है, डॉक्टर साहब के बारे में वहां के लोगों ने बताया, इन्होंने नहीं बताया कि अगर कोई आ गया और उसने कहा कि इलाज कराना है, मेरी जेब में पैसा नहीं है, तो उन्होंने मुफ्त में इलाज कर दिया, और जिसका खर्चा लाखों रुपए का होता है। तो हम लोग जब एक रिश्ता बनते हुए देखते हैं तो वो मनुष्यता का रिश्ता होता है, और वो मानवीय रिश्ता जिसकी वजह से सबसे बड़ी एक बात बनती है कि हम सबके मन में, अगर आप भी यहां आए हैं तो मुझे लगता है कि एक वैचारिक रिश्ता है कि बेहतर दुनिया कैसे बने। डॉक्टर नवल किशोर जी हैं, नवल, और आपको तो हम लोग पढ़ते रहे हैं, फॉरवर्ड प्रेस से लेकर के तमाम जगहों पर आपके लेख हैं, बहुत शानदार लेख हैं। इवन मैं याद करूं कि कोविड के समय जब आपदा को अवसर में बदला जा रहा था और 3 कृषक कानून पास किए गए, 3 श्रमिक कानून पास किए गए किसानों की उन्नति के लिए, और ऐसी उन्नति के लिए कानून बना दिया कि खुद किसान ने ही कहा कि ये उन्नति नहीं चाहिए हमें। उसी समय तीसरा कानून पास हुआ था नई शिक्षा नीति का, और शिक्षा नीति ऐसे पास की गई कि सदन में उस पर बहस नहीं हुई है। आज भी इस देश में नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू है उस पर कोई डिबेट नहीं हुई है, वो आरोपित कर दी गई है, और आज वो आपके ऊपर आरोपित है। पिछले दिनों 2 खबरें आई हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, मैं गलत हूं तो कृपया मुझे संशोधित करिएगा। पहली खबर कि ये विश्वविद्यालय फिर से बहुत सारे लोगों के न चाहते हुए भी देश का टॉप यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, यानी सबसे नंबर 1। और दूसरी खबर यह आई कि जेएनयू के ऊपर इतना लोन हो गया है कि कुछ जमीन वमीन बेचने की बात चल रही है। एम आई राइट? सही है कि नहीं? तो भाई देश का केंद्रीय विश्वविद्यालय लोन किससे ले रहा है और क्यों ले रहा है? सरकार जिस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए पैसा देती है और वो देश का सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय है, तो उसके ऊपर इतना लोन। और अब जमीन, असली लड़ाई तो जमीन की है, और उस जमीन की लड़ाई की वजह से आज हम जिस वैचारिक पुरखे को याद करने आए हैं उसने भी यही कहा था, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो वो जो धरती की लड़ाई, जिसे जल जंगल जमीन की लड़ाई के रूप में देखा जाता है, वो नई शिक्षा नीति बनी जिसने लोन आधारित शिक्षा बना दी। गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, हाशिए पर ढकेल दिए गए पहली पीढ़ी के लोगों को अब शिक्षा न मिले, उसके लिए नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई। और आज का दिन 5 सितंबर है, और देश आज के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाता है। उसमें भी अलग विवाद है, किसी की डिग्री फेक होती है, किसी की पीएचडी चोरी की हो जाती है। अब इसमें सच्चाई क्या है ये जांच का विषय है, लेकिन सच बात यह है कि शिक्षक दिवस के दिन आज इस मंच से भी यह बात उठनी चाहिए कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अब धीरे धीरे निजी हाथों में बेच दी गई है, और अब 2 ही रूप होंगे, या तो लोन आधारित विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज होंगे, जो जितना ज्यादा लोन लेगा वो उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, और वरना वो उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के व्यवसाय बन जाएंगे जहां लाखों में डिग्रियां बिकेंगी। और इस चिंता को साझा करते हुए मैं अपने पुरखे पर बात करना चाहता हूं। मेरा काम आसान कर दिया नवल जी ने, और बहुत गंभीर विमर्श जो बाबू जगदेव प्रसाद से जुड़ा हुआ रहा है, उसकी बुनियादी बातें जो मुझे कहनी थी वो इन्होंने कह दी। लेकिन फिलहाल जब डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी बोल रहे थे कि बाबू जगदेव प्रसाद भी उसी सरजमी से थे जहां तथागत बुद्ध थे, और बुद्ध ने भी कहा था कि बुद्धं शरणं गच्छामि, बाद में पूरा एक विमर्श चला, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और आजकल विश्वविद्यालयों में हमारे बहुत सारे लोग पहला और दूसरा वाक्य छोड़ करके तीसरा वाला पकड़े हुए हैं। और आजकल हमसे बोले, एक दिन एक हमारे मित्र ने कहा कि क्या करें भैया, आप भी जानते हैं संघम शरणम गच्छामि इसीलिए गया हूं कि नौकरी परमानेंट हो जाए, वापस बुद्धम और धम्मम में लौट आऊंगा। तो एक बार वहां गया और लौटेगा क्या? लेकिन खैर, विश्वविद्यालयों में ये माहौल है। विश्वविद्यालयों में जब भी जिसका वर्चस्व रहा उन्होंने अपने विचारधारा को आरोपित किया, प्रभाव में लिया,
लेकिन दूसरे विचारधारा को खत्म करने की कोशिश अगर किए होते तो शायद आज विश्वविद्यालय में रिटायर होने वाले लोग उनके तो नहीं होते। और विश्वविद्यालय का नाम ही विश्व ग्लोबल नॉलेज के सेंटर है, डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन, और अब उन्हें एक रंग में रंगा जा रहा है। ऐसे वक्त में जगदेव बाबू पर बात करना, और इतना स्पेस बचा हुआ है और समाजवादी छात्र सभा ने यह आयोजन किया, तो उस समय यह बात कहना बहुत जरूरी है कि हम इस सभा का इस्तेमाल बाबू जगदेव प्रसाद ने अपने जीवन में क्या किया, इनका गुणगान करने की बजाय मेरा तरीका यह होता है कि उसे इस रूप में कहा जाए कि अगर आज बाबू जगदेव प्रसाद होते तो वो इस लड़ाई को किस रूप में लड़ रहे होते। ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है क्योंकि अपने हिस्से में उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, और उस समय जब कोविड के समय बहुत सारे लोग आपदा को अवसर में बदल रहे थे, तो हमने भी आपदा को अवसर में बदला। जब सब कुछ बंद था तो हमने कहा कि हमने अपने वैचारिक पुरखों को, जिनको थोड़ा बहुत पढ़ा है, उन्हें क्यों ना कायदे से पढ़ा जाए। एनिलेशन ऑफ कास्ट से लेकर के गुलामगिरी, और उस वक्त जब बाबू जगदेव प्रसाद के बारे में पढ़ते थे तो हमें नवल जी के और फॉरवर्ड प्रेस के कई आलेख उसमें मदद करते हुए नजर आते हैं। और इसलिए मैं खुश हूं और मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण सवाल वहां पर रख दिए। और उस सामाजिक न्याय की पाठशाला में जब मैं पढ़ रहा था, और पिछले दिनों एक इतिहास पढ़ा, और अभी कुछ दिन बीता है अयंकाली का, केरल में एक ऐसी सड़क, और वो समय है 1880-90, वो आंदोलन 1893, और उस समय एक ऐसी सड़क जिस पर अछूत समझे जाने वाले लोग सड़क पर चल नहीं सकते थे। एक दिन 25 साल का एक नौजवान 2 हट्टे कट्टे बैलों को ले आता है, उन्हें सजाता है, उन्हें के गले में पीतल की बड़ी बड़ी घंटियां बांधता है, बैलगाड़ी को सजाता है, और जिस कपड़े को उसकी जाति की वजह से पहनने पे पाबंदी थी, उस कपड़े को पहनकर अपने हाथ में एक धारदार हथियार लेकर के उस सड़क पर बैलगाड़ी दौड़ाता है जिस सड़क पर उसकी जाति, पुलायार जाति के लोगों को चलने का अधिकार नहीं था। और वो घटना 1893 की है। तब मुझे लग रहा था कि जाति किसने बनाई और किसके लिए बनाई थी, और इसलिए वो इतिहास वहां से लेकर के बाबू जगदेव प्रसाद तक आता है। जब वो उस सड़क पर आखिरी में पहुंचते हैं तो उनके ऊपर हमला हो जाता है। उसके बाद फिर वो अपने संगठनों को, पुलायार नामक अछूत जातियों को संगठित करके अयंकाली, जितने भी अछूतों की बस्तियां थी, उनसे आजादी के लिए मार्च निकालते हुए मुख्य सड़कों पर जाने का आंदोलन छेड़ देते हैं। बाबा साहब अंबेडकर चौधार सत्याग्रह, तालाब का पानी पीने का आंदोलन, और लौटते हुए उन लोगों पर जानलेवा हमला। अयंकाली, आजादी की ओर मार्च, जैसे ही वो लोग सड़क पर आते हैं उनके ऊपर हमला, और बाबू जगदेव प्रसाद किसानों का आंदोलन, उसका नेतृत्व करते हुए जब कुर्था की सड़कों पर जाते हैं तो उनके ऊपर हमला, और हमला ही नहीं, साजिश के तहत उन्हें मारा जाता है। अब और अगर किस्से को कहने लगे तो यह भी आरोप लग सकता है कि हम उकसा रहे हैं, मगर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार पढ़िएगा गोली मारने के बाद बाबू जगदेव प्रसाद के शरीर के साथ क्या किया गया था, और जगदेव बाबू को कब मारा गया। और यह बहुत पुरानी बात नहीं है, ये इसी जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे की कहानी है। और इसलिए यह बात यहां पर कहना जरूरी है कि जगदेव बाबू पर आज बात करना, उस सवाल को अपने आप से पूछना था कि जिन सामंती जातिवादी ताकतों से जगदेव बाबू लोहा ले रहे थे, क्या वो आज खत्म हो पाई। आज तो आजादी का अमृत काल चल रहा है। जगदेव बाबू के पास कुछ भी नहीं था। वो जब लौटते थे, कभी उनके बड़े भाई शहर में रहा करते थे, और वो वहां से लौटते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था। जब सुबह जाने लगते थे तो भाई का कुर्ता और पजामा पहन करके कुछ पैसा मांगते थे। इसके पहले ये वाली बात मैंने सुनी, लखनऊ की 5 रातें किताब है, आप पढ़िएगा। मजाज लखनवी एक बड़े शायर हुआ करते थे, और उनके पास भी कुछ भी नहीं था, फकीर आदमी थे, झोला भी नहीं था। और वो जब रिक्शे से जाते थे, वहां जिसके घर पे जाते थे उससे कहते थे कि बाहर रिक्शा खड़ा है, उसको 20 रुपए किराया दे देना। असली फकीर थे। जगदेव बाबू के बारे में आपको पढ़ना चाहिए कि उनके पास भी, जबकि नौकरी लगी,
और वो इतिहास भी पढ़ना चाहिए कि जब इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू में जगदेव बाबू बाद में पहुंचे, उनकी जाति पहले पहुंच गई थी और उनसे भी ये बोला गया कि तुम्हारे लोग खेत में खेती करें, सब्जियां पैदा करें, अनाज पैदा करें, ये तुम अधिकारी बन के क्या करोगे। और ये घटना इस देश की है, 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, उसे बिहार की है। और उस सब के बावजूद भारत रत्न देने के लिए जब याद आता है कर्पूरी ठाकुर की, तो वो बात याद नहीं आती कि जब वो 10वीं पास करके अपने इलाके के एक प्रतिष्ठित सामंती जमींदार के पास पिता लेकर गए और उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से पढ़ाया है 10वीं तक, अगर तुम बताओगे कि अपनी जाति बिरादरी अपने समाज का पहला बच्चा जो 10वीं की परीक्षा पास कर गया, मैट्रिक पास कर गया, तो खुश होंगे और हो सकता है कुछ मदद कर दे तो आगे की पढ़ाई आसान होगी। और कर्पूरी ठाकुर जाते हैं और कहते हैं कि मैं मैट्रिक पास कर गया, तो सामने से आवाज आती है, चला मैट्रिक पास गया, आवा गोड़ दबावा, पैर दबाओ। वो एहसास कराया जाता है कि आप कहां हैं और कहां आपको रखना है। जगदेव बाबू के साथ भी ये सारा संघर्ष, और उसके बाद जो बिहार की विरासत, जिसके लिए मैं नवल जी को शुक्रिया कह रहा था, इस देश में ओबीसी समाज के लिए एक मिथ फैलाया गया, एक मिथ्या है कि ओबीसी में कोई सामाजिक आंदोलन और सांस्कृतिक आंदोलन नहीं हुए, लेकिन यह मिथ्या है, यह अधूरा सच है। इस देश में महात्मा फूले माली जाति से आते थे और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उन्हें अपना गुरु बनाया। महात्मा फूले से लेकर के छत्रपति शाहू जी महाराज से लेकर के, हम लोग तो जातियां नहीं बताते भाई, क्योंकि हम अगर जाति बताएंगे तो जाति जनगणना करानी पड़ेगी, इसलिए जाति कौन बता रहा है आज ये भी एक सच्चाई। आजकल कुछ संगठन जो गैर राजनीतिक हैं वो ऐसा जलेबी बना रहे हैं कि जाति जनगणना हो न हो तो राजनीति का इस्तेमाल ना हो, राजनीति से खाई पैदा होगी, बटेंगे तो कटेंगे। याद आया? ये बहुत संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों की भाषा है, बटेंगे तो कटेंगे। बांट कौन रहा है और क्यों बांट रहा है? वहां से होते हुए लड़ाई अगर जाति की सच्चाई तक आती है तो विश्वविद्यालय में यह माहौल होना चाहिए कि वो एक सवाल पूछे, और वो सवाल यह है कि जगदेव बाबू की लड़ाई उस एक बहुजन वैचारिकी से जुड़ती है। और मैं इस पर थोड़ा सा वक्त आपका लेना चाहूंगा। ओबीसी का मूवमेंट जो चला वो ओबीसी के नाम पर नहीं चला। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारियों का कि उन्होंने मंच पर ऐसी विविधता बनाई है और जगदेव बाबू को याद कर रहे हैं, वरना आजकल लोग एम और वाई दो ही अल्फाबेट जानते हैं और उसी के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन उसको कुछ लोग, अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको जोड़ दिया कि एम फॉर दिल्ली और वाई फॉर लखनऊ, ये दोनों बेचैन हैं। अब आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफी। उस ओबीसी के विमर्श को, उसके इतिहास को न पढ़ा गया और न उसे समझा गया। फूले, अंबेडकर, पेरियार, नारायण गुरु, बसवन्ना, चोखा मेला, उसके बाद महाराष्ट्र की पूरी विरासत ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम की, उत्तर भारत में 1930 और 40 के दशक में जिसका जिक्र नवल जी ने किया, त्रिवेणी संघ बनता है, उसको भी जातिवादियों ने आरोपित लगाया कि वो 3 जातियों का सम्मेलन हो गया। लेकिन वो ओबीसी का विमर्श था जो बात 90% की करता था, वो केवल ओबीसी की भी बात नहीं किया। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सन सोपा ने बांधी गांठ, डॉक्टर साहब ने उसका जिक्र किया उस नारे का, पिछड़ा पावे 100 में 60। वो विमर्श जब त्रिवेणी संघ से होते हुए अर्जक संघ, शोषित दल, शोषित समाज दल और इससे आगे बढ़ता है तो उसका नेतृत्व ओबीसी जातियों यानी किसान जातियों के हाथ में होता है। लेकिन उनके नारे में 90% की बात होती है कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इसलिए यह आरोप या यह भ्रम पैदा हो जाता है कि ओबीसी का कोई मूवमेंट ही नहीं रहा। लेकिन ओबीसी जातियों के बीच भी एक हिस्सेदारी का आंदोलन, आत्मसम्मान का आंदोलन इस देश में चला है। और बिहार में त्रिवेणी संघ और उसको आगे बढ़ाया, पहले शोषित दल बनाया जगदेव बाबू ने,
और उनका वैचारिकी तो इतनी मजबूत, डॉक्टर लोहिया से लड़ जाते थे। महामना राम स्वरूप वर्मा हो या बाबू जगदेव प्रसाद, इन लोगों ने तो विचार के नाम पर वही सवाल पूछा, और वो सवाल यही पूछा कि बात तो आप करते हैं, जैसे मान लीजिए बात कोई करे पीडीए की और टिकट न दिया होता तो फिर पीडीए चल पाता क्या? यानी अगर बात भाषण में नारे की है तो व्यवहार में कितनी है? और यही सवाल जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा ने डॉक्टर लोहिया से पूछ दिया था कि सन सोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, तो टिकट 60% लोगों को मिला क्या? और इस विमर्श को जगदेव बाबू से समझना चाहिए, एक रेडिकल विमर्श खड़ा करते हैं। शोषित दल, शोषित और समाज दल, रामस्वरूप वर्मा जी का दोनों मिलकर के जब एक होते हैं, शोषित समाज दल बनता है। और उसका पहला सम्मेलन जब होता है, बिहार लेनिन कहा जाता था। लेनिन को क्यों लेनिन कहा गया, यह भी एक अलग विमर्श है, उस पर फिर कभी बात होगी। लेकिन जो सर्वहारा की बात करे, वंचित शोषित हाशिए की बात करे, किसान जातियों और कमेरा लोगों को एकजुट करके बराबरी की लड़ाई लड़ने की बात करे, उस विमर्श से आकर के जगदेव बाबू कहते हैं, अभी हमारे कुछ साथी संचालन जब कर रहे थे तो बड़ा कड़ा कड़ा बोल दिए, हरवाही, हरवाही वाला शब्द जगदेव बाबू का है। और उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में जब उनका कब्जा रहा तो वो भी वो किए। सही बात है, एनएफएस आज थोड़े हुआ है। कुछ लोग जब जब वो पंत संस्थान झूसी इलाहाबाद में थे और मान्यवर कांशी नाम पर किताब रखते थे तो अपना नाम केवल नारायण तक रोके हुए थे। और हाँ नारायण तक है, अब सब बद्र विशाल हैं। तो अब वो जो है 2014 के बाद एक्सटेंशन हो गया और तिवारी तक चले गए। हम किसी जाति के विरोध में हम नहीं कह रहे, लेकिन इतनी चालाकी भी नहीं करनी चाहिए कि चालाकी पकड़ में आ जाए। अगर चालाकी करो ऐसी तो ऐसी चालाकी करो कि या तो इधर ही रहो, या हमारे यहाँ कहावत चलती, गए में या रहीमन न यहमन न वमन। अब न बहुजन विचारक बचे न वो। हम तो आज यहाँ खड़े होकर के जगदेव बाबू पर बात कर रहे हैं, और एनएफएस कुमार क्या कर रहे थे, विश्वविद्यालय में पहले कौन लोग थे? ये सारे सवाल वाजिब सवाल है। और उस सवाल की तरह जगदेव बाबू के लिए कहा गया, उन्होंने ये बात कही कि कार्ल मार्क्स और लेनिन अगर भारत में पैदा होते तो वर्ग संघर्ष के साथ साथ जाति संघर्ष को प्राथमिक रखते, दोनों को बराबर रखते। यहां यह कंफ्यूजन नहीं रह जाता कौन बेस स्ट्रक्चर है कौन सुपर स्ट्रक्चर है। बहुत बाद में यहां लोगों को समझ में आया, बहुत देर में समझ में आया कि आपके बैनर पर भगत सिंह के बगल में बाबा साहब अंबेडकर भी होने चाहिए। और मैं खुश हूं कि मैं जब ये बैनर देखता हूं, इन लोगों ने बहुत बहुत मन से, बहुत तरीके से एक बड़ी विचारधारा का फलक खोला है। और इसलिए जगदेव बाबू को बिहार लेनिन, बाद में लोगों ने कहा कि वो बिहार लेनिन नहीं भारत लेनिन है, क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि सामाजिक न्याय की लड़ाई का मतलब कुछ जातियों को गोलबंद करके केवल राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाना नहीं है। सामाजिक न्याय का मतलब सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय और राजनीतिक न्याय, हर तरह के न्याय को शामिल करके एक बराबरी की दुनिया बनाने का नाम है सामाजिक न्याय। और इसलिए मैं बहुत बड़े आइकॉन के रूप में बाबू जगदेव प्रसाद को याद करता हूं। धन, धरती और राजपाट। अब आजकल राजपाट तो रहा नहीं, जनता का शासन है। अब चुनाव जनता देती है, कोई अब अकेला भारी पड़ जाए, कम पड़ जाए, लेकिन जनता के शासन में भी राजपाट में हिस्सेदारी होनी चाहिए। और यह सवाल अब इस देश के हर कोने में पूछा जाना चाहिए कि अगर विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर नहीं है तो वो किसकी गलती से नहीं है? कुलपति नहीं है जितनी आबादी में उनको होना चाहिए था। अब तो कम से कम एनएफएस वाले मामले और लेटरल एंट्री के बाद तो यह बात नहीं कहनी चाहिए कि मेरिट नहीं थी उनमें इसलिए वो कुलपति नहीं है। मेरिट होने का मतलब यह है कि अब बाबू जगदेव प्रसाद पे बात करनी है तो अपने बारे में क्या कहूं, लेकिन फिर भी एक लाइन कहता हूं। 14 साल जिस कॉलेज में पढ़ा रहा था, अपने यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट, आप पहले नहीं बताता, अब बताता हूं, ओरिजिनल डिग्री, ओरिजिनल गोल्ड मेडल था। और इसलिए मैं ये बात बताता हूं, एपीआई स्कोर सबसे ज्यादा था और मेरी जगह जिसका अपॉइंटमेंट हुआ उसका 52 है, तो फिर मेरिट कहां है? मेरिट इस सदी का दूसरा सबसे बड़ा झूठ है। पहला क्या है, इस पर आप लोग शोध करिएगा। और इसलिए मैं कह के जा रहा हूं कि मेरिट के नाम पर बहुत दिनों तक हिस्सेदारी रोकी गई। और जब जगदेव बाबू कहते थे कि धन संपत्ति हिस्सेदारी बराबर हो, और बराबरी का मतलब यह है कि आज ऑक्सफैम की रिपोर्ट कर रही है कि 1% आबादी के पास 40.5% वेल्थ संपत्ति, 3% संपत्ति पर 50% लोग गुजारा कर रहे हैं।
80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। तो हम एक सवाल इस देश से पूछना चाहते हैं कि वो 1% लोग कौन हैं जिनके पास 40.5% संपत्ति का कब्जा है, और जो 90% लोग 10% संपत्ति पर गुजारा कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, और 80 करोड़ अनाज 80 करोड़ लोग जो पेट भरने के लिए पा रहे हैं उनमें कौन से लोग हैं, और कौन वो है जिसके बेटे बेटियों की शादियां हमारे यहां बचपन में होता था, बारात जाती थी 2 दिन रुकती थी, पुराने लोग जानते हो, हालांकि आपको पुराना क्यों कह रहा हूं, लेकिन फिर भी आप पहले पूछिएगा तो वहां पता चलेगा 2 दिन बारात रुकती थी। मरजाद बोलते थे, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होगा। खिचड़ी खिलाते थे, ये करते थे, वो करते थे, बारात जाती थी, पूरा एकदम लाव लश्कर चलता था। धीरे धीरे कम हुआ, अब ऐसा हो रहा है कि बारात गई, चाय नाश्ता हुआ, बच्चे केवल दूल्हा उसके घर वाले, बाकी बारात चली आई। अब नई बारात इस देश में देखी है जो कई महीना चल रही है, वो किस बात की है? उसके बाद जियो दन दनादन वाले लोगों ने उसका रेट बढ़ा दिया, पैसा किससे वसूला गया। आज भी ठेका जो मिलता है, जहां आरक्षण नहीं लागू है, उन जगहों से करोड़ों रुपए का आमदनी किन वर्गों के पास जाती है, किसके यहां करोड़ों करोड़ रुपए का लेन देन का हो रहा है, उस लेन देन में कोई बहुजन शामिल है कि नहीं है? और एक रिपोर्ट आती है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी है, फिर से जाकर उसे देखिएगा। इस देश के अरबपतियों में एक भी ट्राइब का अरबपति है ही नहीं, आज भी शेड्यूल ट्राइब का एक भी अरबपति नहीं, आदिवासी एक भी अरबपति नहीं। आदिवासी क्या करे, जल जंगल जमीन हसदेव को कटने से बचाएं, कि यार 13 पॉइंट रोस्टर में 14th पोस्ट उनकी है उससे बचाएं, या वर्गीकरण के नाम पर बटेगा तो आखिरी वाली पोस्ट जब आएगी तो 300 साल लगेगा, उसकी लड़ाई लड़ें। और ये सवाल सोचें कि अरबपति उनके क्यों नहीं है। आज इस पर बात करते अगर बाबू जगदेव प्रसाद होते तो, ये संपत्ति का एकदम असमान वितरण है, और इस असमान वितरण ने एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी। तो बाबू जगदेव प्रसाद की लड़ाई जाति जनगणना की लड़ाई होती, बाबू जगदेव प्रसाद की लड़ाई किसानों में मजबूत किसानों मात्र की लड़ाई नहीं होती, किसानों में जमीन की सवाल की लड़ाई होती कि जमीन किसके पास कितनी और किसके पास नहीं है। पुराना आंकड़ा है कि लगभग 16% शेड्यूल ट्राइब के लोग यहां हैं, 1% के आसपास जमीन का मालिकाना हक उनके पास है। जाति जनगणना होती तो पता चलता, बिहार में की गई। इसलिए आज अगर बाबू जगदेव प्रसाद होते तो वो क्यों कह रहे थे पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। विडंबना और विरोधाभास ये है, मैं आज अपने वर्तमान में तीनों पीढ़ियां देख रहा हूं। कुछ लोग मारे जा रहे हैं, जगदेव बाबू मारे गए, हत्या की गई, और बहुत क्रूरतम हत्या की गई, जातिवादियों के द्वारा की गई, और उस तबके के द्वारा की गई जिन तबकों ने बाद में चल करके किसी गौरी लंकेश को, किसी नरेंद्र दाभोलकर को, किसी पंसारे को उसी तरह से हत्या का शिकार बनाया। और बताइए आज कोई जेल में है क्या? उनमें से मारे जा रहे लोग आज भी। दूसरी बात कही थी कि जेल जाएंगे, और ये वही विश्वविद्यालय है, उमर खालिद कितने दिनों से जेल में है, इस बात पर कौन पूछेगा सवाल। और बुलडोजर किसके घरों पर चल रहा है। और ठीक कहा अखिलेश यादव जी ने कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होती है। कल्पना करिए कि जो गैर बराबरी की नफरत फैलाई जा रही है, आज शिक्षक दिवस है, और आज मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक प्रिंसिपल अपने किसी बच्चे के परिजन को कह रही थी कि आप अपने बच्चे का नाम कटवा के हटा लीजिए, वो मुसलमान था। और वो क्या कह रहा है कि आपके वजह से बाकी बच्चे अनकंफर्ट फील हो रहे हैं। और कहते कहते वो ये कहता है कि आप लोग तो बहुत गंदे तरीके से रहते हो, और बहुत सारी चीजें कहते हैं। ये नॉर्मलाइज किया जा रहा है। उनका तो 56 देश है, हमारा एक ही है, इसको वही वाला बनाएंगे। ये लड़ाई जगदेव बाबू की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर की लड़ाई नहीं थी। बाबा साहब अंबेडकर ने साफ तौर पर जो चेतावनी दी थी वो याद रहेगी, भले ही चुनाव जीतने या हारने के बाद कितना भी माथा से संविधान को लगाते रहिए, आपके विचार बाबा साहब से मेल नहीं खाते हैं। और विश्वविद्यालय कम से कम इस विमर्श के स्पेस को बचाए रखे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत लंबी बात करने का मतलब नहीं है। अगर आज बाबू जगदेव प्रसाद को आपने याद करने का जोखिम उठाया है, और इस तरह के जोखिम के लिए स्पेस बचाए रखिएगा, और इस सवाल को पूछते रहिएगा कि अगर शिक्षा कुछ पूंजीपतियों के हाथों में बिक गई, और पूंजीपतियों के लिए स्वप्न दिखाया जा रहा है कि विदेश के विश्वविद्यालय यहां खुलेंगे,
तो बीएचयू का वो हमको याद आ रहा है प्रोफेसर जो बाहर गेट पर खड़ा होकर गोबर ओबर लेकर लीप रहा था। गोबर में विज्ञान खोजना चाहिए, मनुस्मृति को भी पढ़ना चाहिए, उसमें भी क्या अच्छा है वो खोजो, उसको भी सिलेबस में लगाओ, गोबर में भी विज्ञान ढूंढो, हम इससे ऐतराज नहीं करेंगे। लेकिन जिन बच्चों को मनुस्मृति पढ़ाते हो उसी के अगले चैप्टर में गुलामगिरी और एनिमेशन कास्ट पढ़ाओ, जाति उच्छेद पढ़ाओ, जाति तोड़ो नामक लेख लोहिया का पढ़ाओ, हिंदू बनाम हिंदू पढ़ाओ, तब न लगेगा कि विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय है। और हम इसलिए बराबरी के विमर्श की बात करते हैं, और हम तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति मनुस्मृति पढ़े। पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे ना कि उसमें लिखा क्या है। असूर्यम पश्या महिला क्यों होनी चाहिए। और तब उन्होंने कहा, हालांकि उस नारे से मैं बहुत सहमत नहीं होता हूं, गोरी कलैया कादों में थोड़ा सा दिक्कत है उसमें, लेकिन कभी जब जाति का विमर्श खड़ा होगा, सामाजिक न्याय का विमर्श खड़ा होगा, तो पहली लड़ाई रेडिकल लड़ी जाएगी। और अब आज अगर बाबू जगदेव प्रसाद होते, और आज अगर बाबू जगदेव प्रसाद फिर से सामाजिक न्याय की लड़ाई को जाति के नाम पर और आर्थिक न्याय की लड़ाई को गैर बराबरी के नाम पर लड़ने के लिए हमसे अपील कर रहे होते, धन संपत्ति के असमान वितरण के लिए सवाल पूछ रहे होते, इसलिए मैंने कहा कि वो सवाल जो पूछे गए वो मारे गए। पहली पीढ़ी के लोग, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल में हैं, और तीसरी पीढ़ी भी आज है। कुछ लोग हैं जो राज कर रहे हैं। नवल जी उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक जोड़ लें, तो जब जाति जनगणना की मांग होती है तो कहते हैं कि हम भी वही चाहते हैं, और सरकार में बैठे हैं उनकी जो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ लोग हैं जो बहुजन तबके से आते हैं और चिट्ठी लिखते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है, अन्याय नहीं होना चाहिए, और अन्याय करने वाले के साथ मंत्री भी बने हुए हैं। आप बताइए ना, 3200 सीटों का घोटाला हुआ था शिक्षक भर्ती में हरियाणा में, और ओम प्रकाश चौटाला जेल गए, 10 साल की सजा हुई, राजनीतिक करियर खत्म हो गया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में भी घोटाला हुआ है, लेकिन अभी तो वो इस बात में बिजी है क्योंकि उनको मुख्यमंत्री के अलावा विदेश मंत्रालय भी मिला हुआ है। बांग्लादेश पाकिस्तान उस सब पे बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं। ये अगर 90% की बात केवल नारा लगा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, कहां 69,000 शिक्षक भर्ती में कितना भाग मिला। ओबीसी को 3.8% रिजर्वेशन मिला, और 2018 की वैकेंसी थी, 2024 में हाई कोर्ट ने रद्द किया, और जब रद्द किया तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब तो लागू कर दो, पुलिस लाठी से पीट रही है। कहां है 90 भाग के लोग। और वो 90 भाग के लोग इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि समाजवादियों ने आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले कितना बड़ा ब्लंडर किया था, उसकी सजा उन्हें मिली, सत्ता से गए। अब तो न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका बनाने का वक्त आ गया है। जिनसे लड़ाई है वो लड़ाई अगर अधिकतम सहमति पर बनाई जाएगी तो कोई 90% एक नहीं है, वो केवल संख्या में है। वो जातियों में बटा रहेगा और जाति के नाम पर आरोप लगाएगा कि लक्ष्मण यादव कैसे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बारे में बात कर सकते हैं। हालांकि जगदेव बाबू ने अपने नाम के आगे से अपनी जाति हटा दी थी। उन्होंने कहा जमात बदलो। तो वो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप लड़ेंगे आपको आपकी जाति के नाम पर टारगेट किया जाएगा। इसलिए न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका बना करके एक बेहतर भारत बनाने के लिए, समानता और न्याय का भारत बनाने के लिए, एक जैसा भारत बनाने के लिए यह लड़ाई लड़नी चाहिए। और इसी बात के लिए यह बात मैं कहना चाह रहा हूं। मुझे लग रहा है कि अब इससे ज्यादा यहां नहीं कहना चाहिए। और इस पूरी लड़ाई को लड़ने के लिए, बाबू जगदेव प्रसाद की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, समाजवादी छात्र सभा की लड़ाई को आगे बढ़ने के लिए हम इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00065663।
आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।